हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने जो आपके पास सेकंड चैप्टर था वो पढ़ लिया था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें हमने जो आपको दिखे होंगे पृष्ठ संख्या, पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में 16, 20, 26, 16, 20 और 26 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखे होंगे। तो हमने उन क्वेश्चनों को जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर्स। ठीक है, एक और चीज आप देखोगे कि मैंने जो हमारे शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बाद में उनको इंग्लिश में भी लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको 12th के बाद जो आपको केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, ये आपको इंग्लिश में पढ़नी होती है। वैसे तो बहुत सारे विद्यालयों में क्या हुआ है कि आपकी जो साइंस है वो इंग्लिश में है। धीरे धीरे वो क्या हो रही है, जैसे शायद इस टाइम पे 9th 8th क्लास तक तो आपकी जो साइंस है वो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो। इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम पता होने चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु और अणु के बारे में। तो परमाणु क्या है? वैसे अगर आप देखोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे शब्दों के तौर पर, तो परमाणु आपका बड़ा है और जो अणु है वो छोटा है, लेकिन ये अपोजिट है। परमाणु छोटा होता है, परमाणु से ही मिलकर क्या बनते हैं, आपके अणु बनते हैं। तो ये हम अभी एक टॉपिक लेंगे परमाणु, तब उसमें हम परमाणु के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। तो आपके दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक था लेवाइजिए। क्या था? एक लेवा, नाम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। एक थे लेवाइजिए थे आपके, दूसरे थे जोसेफ एल प्रॉस्ट। क्या थे दूसरा नाम? जोसेफ एल प्रॉस्ट। ये दो आपके साइंटिस्ट थे। तो बहुत क्या होता था कि पिछले टाइम पे, मतलब बहुत साल पहले, 500 ईसा पूर्व में, तो इनको कुछ तत्व मिलते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। उनके अलग अलग गुणधर्म मिलते थे किसी को, लेकिन इनको वैचारिक रूप से तो ये क्या थे, इनके बारे में ये परिपूर्ण, मतलब भली भांति जानते थे, लेकिन इन्होंने प्रयोगात्मक कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के बाद ही इन तत्वों या परमाणु अणु के बारे में प्रयोगात्मक जो कार्य हुआ है। ठीक है, तो जो आपके ये दो साइंटिस्ट थे, तो बहुत ज़्यादा अधिक जब इन्होंने क्या करा था, प्रायोगिक कार्य किए, तो तब इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। एक नियम दिया इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम दिया इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है बात? आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक संयोग के नियम किन दो वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। एक तो आपके पास लेवाइजिए ने, दूसरा जोसेफ एल प्रॉस्ट ने। इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण क्या समझते हैं? किसी चीज का संरक्षित होना, सुरक्षा प्रदान मिलना किसी चीज को। ठीक है, तो संरक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ने ध्यान दिया, वे किसी बंद बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते थे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जब वो एक बर्तन में रासायनिक परिवर्तन को या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर रहे थे, तो उसके द्रव्यमान, जो तत्व पदार्थ या अणु होंगे, उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता था। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के इस परिरक्षण ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम को स्पष्ट करने, ठीक है, का मार्ग दर्शाया, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था।
तो इसीलिए इन्होंने इस परिरक्षण से इनको क्या आया इनके दिमाग में कि हमें क्या करना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनको इन्होंने दर्शाया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 में लेवोसिए द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं। ये आपको कुछ याद आ रहा होगा यहाँ से, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता था, ऊर्जा को हम न ही नष्ट करते थे न ही हम क्या कर सकते उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आइंस्टीन है उन्होंने बताया था हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, इनको परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी आपके पास, उन्होंने दी थी E = mc²। ठीक है, चलो खैर आपको क्या याद रखना है कि जो आपका रासायनिक समीकरण है ये क्या है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या था, में द्रव्य को न ही हम उत्पन्न करते हैं और न ही क्या करते हैं इसको नष्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पदार्थों को जो रासायनिक अभिक्रिया में परस्पर संयोग करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा जो उत्पाद है इनके जो द्रव्यमान की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके उत्पाद कहलाते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान और दूसरी चीज जो आपके पास अभिकारक हैं इनका कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने मैग्नीशियम लिया Mg, ठीक है, दूसरा मैंने क्लोरीन ले लिया Cl। तो Mg में आप 2 वैलेंसी होती है, इसमें -1 होती है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका 1 2, तो ये बनेगा आपका MgCl2। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपके जो मैग्नीशियम है इसका, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम है यहाँ पे कितना है, एक अणु है, कितना परमाणु है मैग्नीशियम का, यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी एक है, Mg + Cl, तो ये बन जाता है आपका MgCl2। ठीक है, तो Mg कितना है यहाँ पे आपका, एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन क्लोरीन कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो इसी तरीके से अब आप देखोगे तो इनका क्या हो जाएगा 1 + 2, यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3। इस तरीके से समझने के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे भी 1 + 2, तो ये आ गया आपका 3। तो द्रव्यमानों के जो आपके पास यहाँ पे द्रव्यमान है इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसका मतलब ये क्या होता है, उत्पाद में भी उतना ही होता है और अभिकारक में भी आपका क्या होता है, उतने ही होते हैं इनकी संख्या। ठीक है, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 1774 में लेवोजियर ने यह नियम क्या किया था, प्रतिपादित किया था। क्लियर, आगे पढ़ते हम स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम 1779 में 1779 में प्राउस्ट, जोजेफ प्राउस्ट पढ़ा था हमने अभी, द्वारा यह नियम क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। उसने एक बड़ी संख्या में यौगिकों के रासायनिक संगठन, उपस्थित तत्वों के ठीक है, यहाँ पे ये प्रकार, उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता जो उसकी परसेंटाइल है, ठीक है, का विश्लेषण किया। निष्कर्ष पर पहुंचे कि यौगिक में
प्रत्येक तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। इस प्रेक्षण पर आधारित प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम को क्या किया, प्रतिपादित किया, स्पष्ट किया। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयोग करके एक समान तत्व बनाता है। ठीक है, ये आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम और आपको स्थिर अनुपात का नियम दोनों ही बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्य को न ही उत्पन्न करते हैं न ही नष्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान, और मतलब सीधे सिंपल सी बात है, आप ये बोल सकते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि रासायनिक यौगिक या द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। इनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। अब इसमें हमारे जो डाल्टन है, एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया था। इससे पढ़ने के पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, परमाणु, अच्छा, प्राचीन भारतीय और जो आपके पास ग्रीक दार्शनिक होते हैं, तो इनमें उस टाइम पे क्या थे, ये जो कांड थे, जो तत्व थे, ये सारे क्या थे, आपके अज्ञात थे। ठीक है, तो ये क्या होते थे, जब इनको कुछ नए तत्व मिलते थे या इनके कुछ गुण धर्म मिलते थे, तो ये सदैव आश्चर्यचकित होते थे। तो एक भारतीय एक वैज्ञानिक हुए महर्षि कनाड, क्या नाम बोला मैंने, महर्षि कनाड, महर्षि कनाड। तो इन्होंने 500 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो हमारे महर्षि कनाड वैज्ञानिक थे 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो महर्षि कनाड ने कुछ उनके द्वारा नियम, एक बोल सकते हैं नियम तो क्या कहेंगे, पर उन्होंने अपने वैचारिक या कुछ, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ प्रयोग किया होगा, तो उन्होंने यह पाया कि जब हम एक पदार्थ लेते हैं तो उसको हम क्या करते रहते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, और उसकी सीमा क्या होती है, वह होती है कि जब तक हम उसको उसके बाद भी वो क्या हो, विभाजित ना हो। मतलब लास्ट सीमा क्या होगी उसकी, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये पेन मार्कर लिया, इसको हम विभाजित करते रहे, विभाजित करने के बाद इसकी एक सीमा आ गई। ठीक है, सीमा करने के बाद वो सूक्ष्मतम कण होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, विभाज्य नहीं कर सकते। तो उन्हीं को क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। मतलब कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपके परमाणु होगी। ठीक है, क्या होगा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, आपकी परमाणु हो जाएगी। आप कह सकते हैं परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। क्या है आपका परमाणु, एक अविभाज्य कण है। इसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन हम एक पदार्थ को क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट मतलब उसकी अंतिम सीमा वही होगी कि वो सूक्ष्मतम कण क्या हो, अविभाज्य हो। तो वही कण आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर हुई बात। माना फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये स्ट्रक्चर में आपका ये क्या हो जाएंगे, ये आपके अंतिम कण होंगे। सॉरी, ये एक पदार्थ का आंतरिक संरचना है। हम इसको कब तक पृथक कर सकते हैं, हम यहाँ से भी पृथक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको और अधिक पृथक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कण, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये क्या होगा, सबसे छोटा बिंदु होगा। मतलब इसको और हम और अधिक पृथक नहीं कर सकते।
और अधिक इसको और टुकड़ों में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। क्लियर हुई बात। परमाणु क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। अब हम देखते हैं डाल्टन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनका परमाणु सिद्धांत क्या है, इन्होंने क्या क्या बोला है परमाणु के बारे में। तो इनके द्वारा संपूर्ण द्रव्य परमाणु एटम्स नामक अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। किससे बना होता है हमारा जो द्रव्य, अत्यंत सूक्ष्म कणों, परमाणु। ठीक है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, महर्षि कर्नाड ने भी यही बोला है। ठीक है, पर अच्छा हाँ, तो आप बोलोगे कि जो महर्षि कर्नाड की थ्योरी है वो क्यों नहीं प्रतिपादित की गई, क्योंकि उन्होंने क्या था, उनका यह केवल एक विचार था ये, इन्होंने इसको वैचारिक तौर पे प्रदर्शित किया था। इन्होंने प्रयोग करके प्रयोगात्मक द्वारा इन्होंने यह नियम प्रतिपादित नहीं कर पाए। उस टाइम पे उनके पास उतना कुछ रहे नहीं होंगे एक्सपेरिमेंट के लिए यूजेस करने वाले, जो आपके एपरेटस होते हैं, इस प्रकार से कुछ रहे नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया था, एक वैचारिक तौर पे ही ये क्या किया था, नियम तो नहीं बोलेंगे, खैर ये उनकी थ्योरी थी। अच्छा, तो 18वीं शताब्दी के बाद आपके डाल्टन आए। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत ये दिया कि क्या कर सकते हैं, परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। द्रव्य जो क्या है, किससे बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु अनेक प्रकार के हैं, जितने तत्व हैं उतने ही परमाणु के प्रकार हैं। ठीक है, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान, आकार, रासायनिक गुण धर्म के होते हैं, प्रत्येक बात में समान है। ठीक है, किस किस में समान द्रव्यमान है, समान गुणधर्म है, और समान क्या है, इनका आकार है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोग में इन तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक के अणु बनाते हैं। मतलब दो परमाणु आपके परस्पर जुड़ के क्या बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों के परस्पर संयोग से आपको जल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, या आपके पास सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इन दोनों के परस्पर संयोग से आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो सकता है। आगे बात करते हैं, यौगिकों में परमाणुओं की संख्या जो प्रकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। रासायनिक संयोग के द्वारा या दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिक बनाने के लिए छोटी पूर्ण संख्याओं से संयोग करते हैं। ठीक है, यौगिक बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करते हैं। समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। ये डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि आपका जो परमाणु है उनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। दूसरी चीज कि क्या बोला था उन्होंने कि आपके किसी भी दिए हुए तत्व है जो, उसमें आपका सभी परमाणु क्या होंगे, उनके द्रव्यमान, उनका जो आकार होगा, उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। ये आपको 5 से 6 कम से कम उनके सिद्धांत याद होने चाहिए। पहले तो आपको सभी 10 के 10 आपके माइंड में होना चाहिए, उसके बाद आपको केवल 5 से 6, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर हुई बात। अब हम इसमें कुछ कमियां भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कमियां थी डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत में। प्रमुख कमियां हमारे इस प्रकार से हैं कि ठीक है, एक तो कि परमाणु का अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, माना गया था। विशिष्ट परिस्थितियों में परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक भी छोटे कणों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इसलिए परमाणु स्वयं में 3 कण हैं। क्या क्या कण है, ये प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। क्लियर हुई बात। इसका मतलब जो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कौन सी वाली, कि क्या थी कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, जो आपके महर्षि कर्नाड है, इन्होंने भी यही कहा था। ठीक है, कि जो परमाणु है ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान होता है। क्या बताया था उन्होंने कि सभी परमाणु में एक निश्चित तौर पर एक निश्चित रूप से क्या होता है, आपका समान द्रव्यमान होता है। यद्यपि उसी तत्व के परमाणु के भी समान द्रव्यमान हो सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या हो जा सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें कुछ कमियां थी, आपको ये कमियां याद होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि वही क्या था कि परमाणुओं को भी हम 3 रूप में विभक्त कर सकते हैं, 3 कण में हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे किसी तत्व की आंतरिक संरचना कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, ये मिड में नाभिक हो गया। ठीक है, तो नाभिक के अंदर ही क्या जो आपका न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है ये नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जो कक्षा होती है इनमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना हो सकती है। ये एक पदार्थ ये एक परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु के भी 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम आगे बात करते हैं। एटम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तत्वों के डाल्टन के प्रतीक। ठीक, तो जो डाल्टन है उन्होंने तत्वों को कुछ इस तरीके से प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो उन्होंने हाइड्रोजन का ये प्रतीक दिया था, कार्बन के लिए ये प्रतीक, ऑक्सीजन के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा आपको माइंड में रखना है कि उन्होंने किस तत्व का किस तरीके से उन्होंने प्रतीक दिया था। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद आपके जो स्वीडन देश है, जो उसके एक वैज्ञानिक हैं जे ब्रजीलियस, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि किसी तत्व के नाम पर पहला अक्षर, ठीक है, उसके प्रतीक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। कि जो किसी तत्व का पहला अक्षर है हम उसके द्वारा उस तत्व के प्रतीक को हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तत्व हो गए। ठीक है, तत्व, अच्छा, तत्व की डेफिनेशन क्या होगी कि वह पदार्थ जो क्या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। क्लियर हुई बात। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपके तत्व हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको एक और तत्व नहीं दिखाई देगा, बेरिलियम, जो आधुनिक आवर्त सारणी में है। ठीक है, ये आपकी जो मैंने ये एनसीईआरटी से ये फोटो ली है, तो यहाँ पे आपको विजिबल क्लियरली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको बेरिलियम, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे क्या है, 3rd नंबर पर यहाँ पे बेरिलियम है, BE से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका हीलियम है, वैसे हाँ, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, मतलब अगर आपको याद करना है, एक और चीज, आपको 9th का जो सिलेबस है यहाँ पे आपको 20 तक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, ठीक है, कैल्शियम तक आपको क्या होने चाहिए, ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम, इनके तत्व तथा तत्व के प्रतीक याद होने चाहिए। तो ये क्या कहा था, ये हमारे जो वैज्ञानिक हुए जे ब्रजीलियस, उन्होंने क्या बोला था कि इनको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, उनके जो प्रथम अक्षर है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन की जो स्पेलिंग होती है HYDROGENE, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है हाइड्रोजन की, HYDROGEN। तो जो इसका प्रथम अक्षर है H, वही क्या हो जाएगा, इसका प्रतीक हो जाएगा। जैसे आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से दिख रहे होंगे। एक और चीज, यहाँ पे आपको नियोन दिख रहा होगा, तो नियोन में भी N आता है, नाइट्रोजन में भी N आता है। तो नियोन के बाद जो E आया,
ठीक है। नाइट्रोजन में हमने N लगा दिया, तो न्यून में हम N नहीं लगा सकते क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला हाइड्रोजन, कौन सा वाला नाइट्रोजन है या कौन सा वाला न्यून है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, Ne। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये एलिमेंट्स हो गए और उनके क्या हो गए, वो हो गए, प्रतीक हो गए। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे कि वर्तमान समय में सभी नए खोजे गए तत्वों के नाम, प्रतीक, शुद्ध, ठीक है। तो IUPAC फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, हिंदी में है इसका अनुप्रयुक्त रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ। इसके द्वारा क्या किया गया, इन को नाम दिया गया, इन एलिमेंट्स को। जैसे आपका सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम क्या है, SODIUM। लेकिन हमारा जो सोडियम का सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है। ठीक है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, GOLD, जबकि यहाँ पे तो G आना चाहिए था, फिर भी इसका जो सिंबल है वो AU होता है। सिल्वर का SILVER सिंबल क्या होता है, AU होता है। ठीक है, तो IUPAC के नाम पे इन तत्वों को क्या दिया गया, इनके प्रतीक दिए गए। जैसे सोडियम का नेट्रियम हो गया तो Na हो गया, पोटेशियम का कैलिनियम हो गया, K हो गया। आपको केवल क्या याद रखना है, सिल्वर, और ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के सिलेबस में आ सकता है आपके पास कि गोल्ड का IUPAC नाम क्या है। तो आप क्या है, ऑरम है, या जो आपका सिल्वर है इसका है अर्जेंटम। ठीक है, क्या है, अर्जेंटम। तो इसीलिए इसको AG से डिनोट करते हैं, AU से, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये 9 एलिमेंट्स याद होने चाहिए विद इनके लैटिन नाम, IUPAC नाम सहित। क्लियर हुई बात, प्रतीक भी इनके हिसाब से रखा गया है, तो आपको ये इजीली क्या हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। आगे देखते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कुछ द्रव्यमान भी है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U है, कार्बन का द्रव्यमान 12U है आपके पास। इसी तरीके से ये क्या है, आपके द्रव्यमान के तौर पे है। ठीक, यहाँ पे आपको ये 14 एलिमेंट्स दिए हैं, विद इनके क्या दे रखा है, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, परमाणु द्रव्यमान में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।